हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण पढ़ेंगे कि पादप कौन सी विधियों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं या पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषक तत्वों के ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो पोषक की परिभाषा ये है कि पोषक तत्व किन्हें कहते हैं। वे घटक या वे भोजन के सभी घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं पोषक कहलाते हैं। तो वो घटक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं कि पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु दूसरे जीव जो कि मनुष्य को भी कहा गया है, ये सभी सीधे या किसी दूसरे रूप में किन पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर। पादपों में पोषण विधि, ध्यान देना कि यहाँ पे पोषण आया है और यहाँ पे पोषक आया है, दोनों अलग हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक है और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की एवं उनको उपयोग करने की विधि को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। पोषण की ये विधि जिसमें सभी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं अर्थात बनाते हैं। स्वयं स्वपोषी या स्व पोषण कहलाती है इस विधि को। स्वपोषण विधि किसे कहते हैं? ऐसी विधि जिसके अंदर जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं कि पादप क्या करते हैं? स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात जो पादप भोजन बनाते हैं उन भोजन को कौन ग्रहण करते हैं? अन्य जीव। और अन्य जीव भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों में यह अंतर है। स्वपोषी स्वयं बनाने वाला भोजन, विषमपोषी दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला जीव या पादप। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? ये इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि हमारा शरीर के अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं होता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? कि भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो कच्चा माल कहाँ से लाते हैं? पादप। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्माण होता है या निर्मित होते हैं अथवा केवल कुछ ही भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं।
अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यहाँ पे आया है कि पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पत्तियाँ पादप की क्या होती है, खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। और ये जल और खनिज मृदा में जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो ये आगे आएगी एक लाइन कि ये किनके द्वारा पहुँचते हैं, वाहिनियों द्वारा या वाहिनियों द्वारा। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे रंध्र को या छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ इसमें, ये विधि के द्वारा। देखिए, कि इसमें बताया गया है कि किसी पादप की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उस पादप की जड़ों में, जैसे इस पौधे की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे ये छिद्र हैं। इन छिद्रों को कहते हैं रंध्र। और इन रंध्रों के द्वारा क्या होता है, ये रंध्र बाहर की तरफ बंद होते हैं, वे खुलते हैं। ऐसे इनके बीच में ये सुराख होता है। इनके द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। उसके बाद में हमने देखा कि जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, खनिजों को ग्रहण किया जाता है। खनिजों के साथ साथ में जल को भी ग्रहण किया जाता है। यहाँ से क्या है, जल और खनिज ऊपर जाते हैं, लेकिन सवाल था कि ऊपर किस प्रकार जाते हैं। तो ये ऊपर वाहिनियों द्वारा या वाहिकाओं द्वारा जाते हैं और ये वाहिकाओं द्वारा जल और खनिज को ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पे था कि पत्तियों के अंदर रंध्र थे और कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर प्रवेश करती है रंध्रों के द्वारा। इधर से जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा ऊपर पत्तियों तक जाते हैं। अब पत्तियों के अंदर क्या क्या जमा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण। अब इसके साथ में इन रंध्रों के अंदर सूर्य से क्या जाता है, प्रकाश जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए कि हमने देखा क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर अद्वितीय प्रक्रम में देखिए इन पत्तियों के अंदर एक ऐसे रंग का पदार्थ पाया जाता है जो हरे रंग का होता है। उस हरे रंग के पदार्थ को क्या कहा जाता है,
उस हरे रंग के पदार्थ को वर्णक कहा जाता है। अब हम वापिस से देखते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर ये अद्वितीय, बिना विश्वास किए जाने वाली एक घटना भी हम मान सकते हैं कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, सूर्य की ऊर्जा, तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अंततः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो क्या होगा कि पौधों के अंदर भोजन बनना बंद हो जाएगा, और पौधों के अंदर भोजन नहीं बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण नहीं करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन ये छोड़ेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और ये भोजन नहीं बनाएंगे तो इनका भोजन भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पादपों पर निर्मित भोजन पर ही निर्भर है। हम ये मान सकते हैं कि हमारा जीवन किन पर निर्भर है? सबसे ज़्यादा पादपों के ऊपर निर्भर है। पादपों पर परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को न्यूमन समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पत्ती के अंदर है, और सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर गिर रहा है, और साथ में क्लोरोफिल जो पत्ती के अंदर एक हरे रंग का पदार्थ है उसकी उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य से गर्म होकर क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट, जो हम ग्लूकोज कह सकते हैं, और ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, अर्थात ऑक्सीजन बाहर निकलती है वातावरण में, और कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। देखिए यहाँ पे कोशिकाओं का आया है कि ये जो पत्तियों के अंदर या छोटे छोटे रंध्र हैं इनके बारे में देखेंगे अभी। देखिए अभी कि सबसे पहले इधर देख लेते हैं। ये हैं पत्तियां। इन पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का पदार्थ है। उस हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है? पत्तियों का हम कह सकते हैं ये है रसोइया, कि जो खाना बनाने वाला। रसोई को क्या ज़रूरत होती है? रसोई को ज़रूरत होती है, मान लीजिए चावल बनाने के लिए उसको ज़रूरत होगी एक तो चावल की, और दूसरा उसको ज़रूरत होगी पानी की, और साथ में उसको ज़रूरत होगी आग की। इतनी वस्तुएं ज़रूरत होगी तो ये चावल बनेगा। अब देखिए वैसे ही इस रसोई को क्या ज़रूरत है? जल की, और साथ में किसकी ज़रूरत है? चावल की जगह इसको ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, इसके अंदर प्रवेश कर रही है किन में? इन रंध्रों के ऊपर। यहाँ देखिए चित्र के अंदर रंध्रों में क्या आ रहा है? ये देखिए इसके अंदर रंध्र हैं, और ये रंध्र क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं, और इधर से ये जल जड़ों के द्वारा जा रहा है। अब रसोइया कौन है? क्लोरोफिल। जैसे माता जी खाना बनाती है तो उसको बनाने के लिए मान लीजिए चावल बनाने हैं, तो चावल को बनाने के लिए क्या हमें आवश्यकता होगी? एक तो चावल की होगी और एक पानी की। चावल और पानी दोनों की आवश्यकता होगी, तो उस साथ में क्या है? नीचे गैस भी जलाना पड़ेगा तो ही चावल बनेंगे। अब चावल पकने के बाद में क्या निकलेगी? इसमें कुछ वायु बाहर निकलेगी गर्म। वैसे ही जैसे माता जी को चावल और पानी की ज़रूरत है, वैसे ही रसोई को क्या ज़रूरत है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को। अब दोनों की इसकी ज़रूरत है रसोई की। अब रसोईघर क्या कौन सा है? रसोईघर है या फैक्ट्री बोल सकते हैं। पादपों की रसोई कौन है? पत्तियाँ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पादपों की का रसोई घर कौन सा है, तो वो कहलाएगी पत्तियाँ। और रसोइया कौन है? क्लोरोफिल। अब रसोई के अंदर किसकी ज़रूरत होगी? आग की भी ज़रूरत होगी। तो आग कहाँ से मिलेगी? ये प्रकाश से। अब प्रकाश
और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण, ये सभी मिलके वैसे जैसे चावल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे ये कार्बोहाइड्रेट। जैसे चावल पक गए वैसे ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। साथ में प्लस में इसमें निकलेगा ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ये जो गैस निकल रही है गर्म वायु, वैसे यहाँ पे है ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये ऑक्सीजन वातावरण में वापस छोड़ दी जाएगी। देखिए यहाँ पे ये वापस आ रही है, और छोड़ने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट चावल जैसा हमने माना है बना है वो कहाँ है, इन पत्तियों के अंदर या इन फूल के अंदर जमा हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की आपको सरल तरीके से समझाने की, शायद आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। चित्र में पत्ती दी हुई है, उसके रंध्र दिए हुए हैं, और साथ में ये दीवार कोशिकाएं दी हुई है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए पत्ती का काट का चित्र। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होता दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चित्र आपको समझा गया होगा। बुजो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वे जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। हमने पढ़ा कि जो हरे रंग की पत्तियां होती है, उन पत्तियों के अंदर क्या होता है, एक क्लोरोफिल नामक का वर्णक होता है, या हरे रंग का एक पदार्थ होता है। तो ये हरे रंग का पदार्थ उन्हीं में होगा जो हरे रंग की पत्तियां होगी। क्या कुछ ऐसे भी हम पादप देखते हैं जिनकी पत्तियां बैंगनी और भूरे रंग की होती है, क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है? हाँ, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। वो पत्तियों में नहीं होता, वो उनके अतिरिक्त भागों में होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल श्रेय को कम करने के लिए पत्तियां सलक अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के हरे रंग होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए एक नाम आया है अभी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन उसे कहते हैं जब पत्तियों के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो कि इन रंध्रों से जल वाष्प के रूप में बाहर वातावरण में उड़े। कि जब गर्मी होगी तो इन रंध्रों के द्वारा क्या हो जाएगा, जल वाष्प के रूप में बाहर निकले। तो वो बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। और यहाँ पे आया है कि जब ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हरे रंग के नहीं होते, जिनकी पत्तियां, तो उनके क्या है, तने हरे रंग के होते हैं। और ये तने क्या हरे रंग के होने के कारण इनकी पत्तियां दूसरे कलर की होती है। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, इनके तने पर। लेकिन कुछ पत्तियां जो हरे रंग की नहीं होती, उनके नीचे ही हरे रंग का वर्णक होता है। आपको एक प्रकार का यहाँ पे प्रयोग दिया है, देखते हैं। एक ही प्रकार के दो पादपों को दो गमलों में लीजिए, और एक को अंधकार वाले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन प्रशिक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिस प्रकार आपने अंधकार में रखा था, 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन प्रशिक्षण कीजिए। अपने प्रशिक्षण या निष्कर्षण को नोटबुक में लिखें। इसमें क्या करना था कि जो पत्ती बॉक्स में थी या पौधा, और दूसरा जो खुले बिना बॉक्स में था प्रकाश में, उन दोनों के ऊपर क्या करना है, उनको दोनों को साफ पानी में उबालना है। उबालने के बाद में फिर एल्कोहल के अंदर कुछ टाइम के लिए उबालना है। उबालने के बाद में पत्ती को किसी साफ जगह पे रखने के बाद में उसके ऊपर क्या करना है, कुछ आयोडीन डालना है। आयोडीन डालने के बाद में ये पत्तियाँ क्या हो जाएगी, धब्बे दिखाएगी। तो वो धब्बे गहरे होंगे, तो वो गहरे होंगे इसका मतलब इनके अंदर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है। इस हम देखते हैं कि इस प्रयोग में जो अंधेरे में पौधा था उनकी पत्तियों के अंदर कोई धब्बे नहीं बनते, अर्थात उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई ही नहीं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु देखिए इनमें
परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। चित्र 1.4 में इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? अब देखिए, आपने कभी कभार गीली दीवारों पर या तालाब पर ठहरे हुए पानी पर एक हरे रंग का जाल या काई जैसा कुछ देखा होगा। ये काई क्या होती है? हरे रंग का होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। और ये शैवाल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जब ये भोजन बनाएंगे तो क्या होगा कि जल में जो ऑक्सीजन होगी उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो जल में ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पादपों में पोषण वो कहलाता है जब पोषक तत्वों का ग्रहण करने की विधि। और पोषक तत्व वो होते हैं जो किसी भी सजीव के शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखिए, ये सहायक तो होते हैं, लेकिन इनको ग्रहण कैसे किया जाता है? हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट पौधों की पत्तियों में बनता है और फिर पौधे को आगे भेज दिया जाता है। लेकिन पौधे को और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन, क्योंकि तभी उसके आगे नई पत्तियों का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने अभी पढ़ा कि जल मिल गया, खनिज लवण मिल गए और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी पर्यावरण से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में चला जाता है रंध्रों के द्वारा, वैसे कभी भी नाइट्रोजन नहीं जाता, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैसीय अवस्था में है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेत में क्या करता है? उर्वरक और खाद डालते हैं, जिनमें क्या होती है? नाइट्रोजन पदार्थ की मात्रा प्रचुर में होती है। कि वो नाइट्रोजन पदार्थ क्या होते हैं? किसी भी पौधे को बढ़ाने के लिए अन्य संगठनों के साथ पादपों को नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन क्या करते हैं? कुछ ऐसे सहायक होते हैं पदार्थ जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। पादपों की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। अब सोचिए, वे भोजन अपना प्राप्त कैसे करते होंगे? वे कैसे जीवित रहते होंगे तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, जिन्हें विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो आप चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। हम देखेंगे कि इस चित्र के ऊपर एक गहरे पीले रंग की एक जाल सा ऊपर गिरा हुआ है। असल में ये जाल नहीं है, ये एक बेल है। ये एक ऐसी बेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता, अर्थात इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया नहीं होती है। अब अगर इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती तो ये भोजन का निर्माण कैसे करेंगे? तो ये भोजन के निर्माण के लिए दूसरे पादपों के ऊपर या पौधों के ऊपर क्या है, निर्भर रहती है। तो वो कैसे रहती है? आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखों से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती होगी इस चित्र में। ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोही होती है या लिपटी होती है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वे पादप परपोषी कहलाते हैं। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आइए आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय में चर्चा करिए। अमरबेल जिस भी पेड़ पे या पौधे पे होती है उसके ऊपर क्या करती है, ये जाल अपना डाल लेती है और ये जाल के कारण क्या करती है, जितना भी भोजन ये पेड़ बनाता है उतने भोजन को ये अमरबेल ग्रहण करने शुरू कर देती है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य भोजन करने के लिए लेता है, नहीं कि उन पौधों को नष्ट करता है। इसलिए मनुष्य परजीवी नहीं है। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? तो बिल्कुल सही पूछा पहली ने, ये ही परजीवी हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं को भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पादप भी क्या करते हैं, भक्षण करते हैं? किनका? कीटों का। ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या ये एक बहुत ही विस्मयकारी घटना नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी गढ़ या गट के समान या गड़े के समान देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग गड़े का ढक्कन बनाता है। गड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट गड़े में प्रवेश करता है तो ये उसमें रोमों के क्या करते हैं, बीज फंस जाते हैं। अब देखिए इसमें चित्र के अंदर हम चित्र में देखते हैं। अभी इससे पहले ये थोड़ा सा साफ कर लूँ मैं। चित्र के अंदर ये गड्ढे के समान देने वाली संरचना है। ये क्या है, एक गड्ढा है गड्ढे के समान और ये ऊपर ढक्कन है। अब ये क्या है कि इसके अंदर की ओर क्या होते हैं, मान लीजिए ये गड्ढा अंदर की ओर है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम होते हैं जो कांटेनों में होते हैं चारों तरफ। जैसे इसके अंदर ये हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। जब इसके अंदर कांटेनों में रोम होते हैं और ये रोम क्या करते हैं, जब कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो इसके अंदर वो प्रवेश कर तो जाता है, लेकिन जब वो वापस जाता है तो ये कांटे उसको क्या करते हैं, उस जाल में फंसा लेते हैं। अर्थात जब ऊपर जाएगा तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। अब इसके अंदर जाने के बाद में क्या होगा, ऊपर ये जो ढक्कन लगा हुआ है ये ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके ऊपर बंद होने के बाद में क्या होगा, कीट अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। बीज फंस जाता है। गड्ढे में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है विन फ्लाई ट्रैप। ये देखिए मैं यहाँ पे एक चित्र भी लाया हूँ, अभी बड़ा करके दिखाता हूँ इस चित्र को। ये देखिए ये विंस फ्लाई ट्रैप, ये क्या करता है, इन मक्खियों को खा जाता है। अगर मक्खियाँ अंदर जैसे बैठती है तो ये ऊपर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और इसके अंदर फंसने के कारण मक्खी क्या है, मर जाती है। विंस फ्लाई ट्रैप और सेंड्यूक कीट बख्शी ये एक जैसे होते हैं। पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या ये संभव है? देखिए
बुझो भ्रमित है कि यदि घटपर्णी हरा होता और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता? सही है, तो फिर ये क्यों करता? लेकिन इनको कुछ खनिज या कुछ ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होती है जो दूसरों कीटों में सीधे पाए जाते हैं। क्या ये संभव है कि सभी प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक नहीं मिल पाते? हाँ, सभी नहीं मिल पाते, इसलिए ये क्या करते हैं, दूसरे कीटों का भक्षण करते हैं। मृतजीवी, आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे। चित्र 1.7 के अंदर देखिए, ये देखिए मशरूम। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। बुझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ब्रेड, जिसे हम डबल रोटी बोलते हैं, का एक टुकड़ा लीजिए और इसे जल में भिगो लीजिए और इसको नमी या उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिनों के लिए रख दीजिए और उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर कोई रोई जैसी संरचना नहीं हो। रोई जैसी संरचना जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रशिक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के दागों की समान संरचनाएं दिखाई दी होगी। हमें देखती है जैसे अचार या रोटी बरसात के दिनों में 2-3 दिनों के लिए रख दी जाए तो उसके ऊपर कुछ रुई जैसी संरचनाएं आ जाती है, जैसे अचार के ऊपर आती है। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ पाचक रस स्त्रावित करेंगे, जिससे वो रोटी थोड़ी सी गीली होगी, उससे साधारण वे विल्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसका क्या है, एक विलयन जैसा बना देते हैं और तत्पश्चात विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार के पोषण की प्रणाली को, जिसमें किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपस्थित हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वे विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वे जानना चाहती है वर्षा ऋतु में ही कवक अचानक किससे प्रकट हो जाते हैं। असल में होता क्या है कि जैसे मशरूम है, उस मशरूम के अंदर जो आटे जैसी संरचना होती है वो क्या है, एक प्रकार के कवक हैं। और जब ये वैसे ही सभी कवक क्या है, बीजाणुदानी में होते हैं। और ये बीजाणुदानी क्या होती है, एक प्रकार की, जैसे मैंने उदाहरण के लिए ये मशरूम का दिया है, ये आटा जहाँ बिखरेगा तो वो हर वातावरण में चला जाएगा और वहाँ पे इनके जो आटे के ऊपर छोटे छोटे कणों होते हैं उनके ऊपर एक पक्का या कठोर आवरण होता है जो गर्मी या नमी में इनकी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ही ये किसी नमी स्थान पे जाते हैं तो ये कवक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऊपर वाला जो आवरण है, तो सॉरी, कवक नष्ट नहीं होता, ऊपर आवरण नष्ट हो जाता है। और आवरण नष्ट होने के बाद में क्या होता है कि ये वापिस से पुनः जीवित या नए कवकों का निर्माण कर लेता है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित ही होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम में उष्ण हो
वे अंकुरित होकर या नए कवकों को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बूजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई। वे जानना चाहती है क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? जी हाँ। पेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सहजीवी संबंध। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवकों को क्या प्रदान करते हैं? पोषण, और उसके बदले में उन्हें जल। वृक्षों से कवक लेते हैं पोषण और कवक देते वापस क्या है? जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता करते हैं। वृक्ष के लिए इस संबंध का एक विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा क्या होता है? कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, लेकिन क्या है? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। जबकि कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होने के कारण कवक शैवाल को क्या कहता है? कवक शैवाल को रहने का स्थान दे देता है और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा शैवाल उसके बदले में क्या करता है कि ये जो सामान दिए हैं उनको क्लोरोफिल से मिला के उनको वापस भोजन देता है। तो उनको रहने का स्थान मिल गया और ये उसके बदले में क्या करता है? उसके बदले में भोजन देता है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिक को बगीचे के लोन में एवं गमले में खाद एवं उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों डालते हैं? देखिए, वो यहाँ पे पॉइंट ये है कि पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार की जाए कि पादप अपने आप तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें कमी आ जाए तो वो किस प्रकार पूर्ति की जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में या मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अंततः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं जो पादपों द्वारा लगातार उपयोग में किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान है कि हमें पता है कि अब इस पौधे के अंदर किस पोषक तत्वों की कमी आई है, तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तो होती है, परंतु पादप इसका उपयोग सीधे प्रकार में या उस प्रकार में करने में असमर्थ होते हैं। जैसे वे कार्बन डाई का उपयोग कर लेते हैं, वे पौधे नाइट्रोजन को विलीय रूप में पहले बनाते हैं या अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वो क्या करते हैं? राइजोबियम होते हैं जो कि दाल वाली फसलों की पौधों की जड़ों के अंदर गांठों के रूप में के अंदर रहते हैं और क्या करते हैं? उनके रहने का स्थान लेते हैं उन पौधों से जड़ों के अंदर और उसके बदले में इनको नाइट्रोजन देते हैं। राइजोबियम वायुमंडल नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और उनसे भी भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास तथा खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। अतः उन्हें सहजीवी संबंध होता है। संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के बारे में उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता ही नहीं होती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो राइजोबियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसानों के लिए और फसलों के लिए।
इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी या मृत जीवी। परजीवी या मृत जीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे विषमपोषी होते हैं? जी हाँ। आपने क्या सीखा? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग में वे वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल पदार्थ संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अम्रबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो लेसन थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। हमने देखा कि हमने पढ़ा कि पादपों में पोषण, और साथ में हमने देखा कि पोषक किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि ये क्या कहलाते हैं, इनकी प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है स्वपोषण। और जीव क्या करते हैं, केवल पादप ये ऐसे जीव हैं जो जल कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बना लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। फिर हमने जो स्वयं बनाते हैं भोजन उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पादप जो दूसरों पर स्वपोषी वे जीव जो पादपों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विषमपोषी। फिर हमने देखा कि इनकी खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है, तो पत्तियों में खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है पादपों की, और ये मृदा से क्या लेते हैं, जल और खनिज। फिर हमने देखा कि तने से पत्तियों तक या जड़ों से पत्तियों तक कैसे जल पहुँचाया जाता है या खनिज लवण, तो ये किनके द्वारा, वाहिनियों द्वारा पत्तियों में पहुँचाया जाता है। फिर हमने देखा कि ये वाहिनियाँ कहाँ पे होती है, तनों के अंदर। हमने एक यहाँ पे छोड़ दिया था जैसे केंद्रक क्या होता है, ये देख लेते हैं अभी केंद्रक के बारे में। तो ये थोड़ा रह गया था। अभी देखते हैं इसमें कि जैसे हमने देखा कि इमारतें छोटी ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार से जीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका एक बाह्य पतली संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक भी होता है, और केंद्रक चारों ओर जेली से समान पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। अब देखिए, जैसे कोई मकान या कोई घर किससे बना होता है, ईंटों से मिलकर बनता है, और ये छोटी छोटी ईंटें इनकी क्या है, इकाई है। वैसे ही हमारा शरीर या ये किन से बना हुआ है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है।
ये छोटी इकाइयाँ क्या है? ये छोटी इकाइयाँ कोशिका है। और ये कोशिका के अंदर क्या होता है? ये कोशिका एक चारों तरफ झिल्ली से घिरी होती है। यह एक आवरण होता है जिसे झिल्ली कहते हैं। और इस झिल्ली के अंदर एक केंद्रक होता है जिसे हम बोलते हैं ये सेंटर पॉइंट। ये इसको कंट्रोल करता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके ऊपर भी चारों तरफ आवरण होता है और इसके अंदर क्या है? कुछ द्रव्य भरा होता है जिससे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका, ये हो गया कोशिका। और ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। और उत्तक बनाने के बाद में फिर अंग बनाती है। और अंग बनाने के बाद में फिर ये क्या होती है? तंत्र बनाती है। और तंत्र बनाने के बाद में शरीर का निर्माण करती है। फिर हमने देखा इसमें कि भोजन कैसे बनता है। हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। हम परिभाषा भी ये लिख सकते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल क्लोरोफिल में की सहायता से कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनाए। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे चित्र देखा था, ये हमने उदाहरण से देखा। फिर दो क्रियाकलाप देखी, अगर जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता क्या वो अपना भोजन बना सकते हैं। और फिर हमने देखा शैवाल, फिर नाइट्रोजन का, फिर विषमपोषी प्रणाली, अमरबेल का उदाहरण, फिर उसके बाद में घटपर्णी जो कि कीटभक्षी होते हैं, परजीवी। उसके बाद में हमने देखा कि काई के द्वारा या परजीवी क्या होते हैं। तो ये अपना लेसन हो गया वो कंप्लीट।